हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और यह समाज शास्त्र की इग्नू सीरीज है। इसमें हम लोग अभी कार्ल मार्क्स के विचारों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और अभी तक में कार्ल मार्क्स के लगभग सभी विचारों के बारे में विस्तृत व्याख्या की जा चुकी है। आज उसी कड़ी में हम लोग कार्ल मार्क्स का एक विचार और है जो वाद संवाद प्रक्रिया का नियम है, इसके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि वाद संवाद प्रक्रिया के नियम आखिर में क्या कहते हैं। वाद संवाद प्रक्रिया का अर्थ ही जो है वह वाद और संवाद, अर्थात हम लोग समझ रहे हैं कि इसको तर्क और वितर्क के रूप में मान सकते हैं। जैसे डिबेट होता है तो देखते हैं कि अगर किसी टॉपिक पे बात करनी होती है तो उसका एक पक्ष होता है और एक दूसरा विपक्ष होता है। पक्ष जो होता है वह उस टॉपिक के पक्ष में बात करता है, लेकिन उसको काटते हुए उन सारी बातों को विपक्ष में जो लोग होते हैं वह विपक्ष में उसके बात करते हैं। हालांकि यह जो अवधारणा थी यह हीगल से थी। इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि जो हीगल ने विचार दिए थे वह उनके जो वाद संवाद की प्रक्रिया थी, जिसे हम लोग थेसिस और एंटीथेसिस कहते हैं, उन्होंने विचारों से उसको जोड़ के देखा था। लेकिन वहीं पर मार्क्स ने उसे विचारों से नहीं बल्कि उसे भौतिकतावाद से जोड़ के देखा था। तो इसको अभी हम लोग अच्छे से समझेंगे। जहाँ तक वाद संवाद की बात है तो ऐसा नहीं है कि यह धारणा सिर्फ हीगल ने ही सबसे पहले लाई थी। इससे पहले अगर देखा जाए, बहुत पहले की बात करें, यूनानी दार्शनिक अरस्तु जो थे, जो कि 384 से 322 ईसा पूर्व माने जाएंगे, तो इन्होंने तर्क वितर्क के लिए प्रश्न और उत्तर के द्वारा इस प्रक्रिया को यूज किया था। अरस्तु से भी पूर्व एक अन्य यूनानी दार्शनिक प्लेटो थे। इन्होंने भी इस अवधारणा को अपने दार्शनिक विचारों में प्रयोग किया था। प्लेटो से भी पूर्व एक और यूनानी दार्शनिक सुकरात जो हैं, उन्होंने भी इस अवधारणा का प्रयोग तो किया था, लेकिन किस लिए किया था? वह जो सभी विज्ञान थे उन सारे विज्ञानों की मूल धारणा क्या है या उनमें मूल तत्व क्या पाया जा रहा है, उसके तर्क वितर्क के लिए इन्होंने तर्कशास्त्र के रूप में वाद संवाद प्रक्रिया को अपनाया था। इस अवधारणा की तर्क वितर्क की परंपरा जो है, इसके अनुसार अगर देखा जाए तो जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट, इनका नाम हम सभी ने सुना है, इन्होंने यूरोप के आधुनिक दर्शन में इसका प्रयोग किया है। और इमैनुअल कांट का यह मानना था जिन्हें हम अनुभव कर सकते हैं, वे घटनाएं जिन्हें हम अनुभव कर सकते हैं, तो उनको नियंत्रित करने वाले जो नियम हैं, उनसे वो घटनाएं जिन्हें हम अनुभव नहीं कर सकते हैं उनकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। जैसे कि अगर हम मान लीजिए कि भौतिक शास्त्र है, रसायन शास्त्र है, इनमें जिन पदार्थों को लेकर जिन नियमों की व्याख्या की जाती है, क्या वही व्याख्या हम दर्शन शास्त्र के लिए कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसकी अपनी एक फिलॉसफी है, अपने विचार हैं। उन नियमों से हम विचारों की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। तो यही बात इमैनुअल कांट कहते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि मार्क्स ने आखिर में वाद संवाद प्रक्रिया की अवधारणा को कैसे प्रयोग किया था। हालांकि यह हम सभी जानते हैं कि कार्ल मार्क्स ने जो वाद संवाद प्रक्रिया की अवधारणा को अपनाया था, यह हीगल के जो प्रत्ययवादी सिद्धांत या इनके आदर्शवादी सिद्धांत, जो कि जिसमें हीगल ने विचारों को प्राथमिकता दी है, उसी की आलोचना कर कर और इन्होंने वाद संवाद प्रक्रिया परक भौतिकवाद की अवधारणा को जन्म दिया था। हीगल का जो विचार है उसको हम लोग बहुत ही सरल तरीके से समझते हैं कि हीगल ने कहा है कि जो व्यक्ति होता है उसके मन में पहले विचार उठते हैं, उन विचारों को काटते हुए प्रतिद्वंदी के रूप में दूसरे विचार भी उठते हैं, और जहाँ पर इन दोनों विचारों में सामंजस्य बनता है वहीं पे एक नया विचार उभर कर आता है। इसी को इन्होंने थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस कहा है। अर्थात जो विचार उठता है
वो थीसिस होता है। जो उसके प्रतिद्वंदी के रूप में विचार उठता है वह एंटीथेसिस होता है। और इन दोनों विचारों से मिलकर जहाँ पर एक सामंजस्य की स्थिति बन के नए विचार निकलते हैं उसी को सिंथेसिस कहा है। तो हीगल ने माना था कि जो विचार हैं यही आपस में वाद विवाद करके और एक नया विचार बनाते हैं। फिर वो विचार जो होता है वो फिर से एक वाद बन जाता है और फिर उसका एक प्रतिवाद बनता है तथा फिर वह एक नए विचार को जन्म देता है। इस प्रकार से मनुष्य के जो विचार हैं उनमें विकास की प्रक्रिया देखने को मिलती है। और हीगल मानते हैं कि इन्हीं विचारों के विकसित होते हुए मनुष्य जो है वह आज के आधुनिक स्तर में प्रवेश किया है। अर्थात हीगल मानते हैं कि जो मानव का विकास हुआ है वह उनके विचारों के कारण हुआ है। इसी के जस्ट विपरीत अगर देखें तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि यह विचारों के कारण नहीं बल्कि जो भौतिक वस्तुएं हैं या जो भौतिक दशाएं हैं या जो अर्थव्यवस्था है, अगर सीधे तौर पे बोलें तो वह मानते हैं कि जो आर्थिक दशाएं हैं या भौतिक दशाएं हैं इनके अनुसार मानव का विकास हुआ है। अर्थात भौतिक दशाओं में जब परिवर्तन होता गया है तब जाके मानव एक स्तर से दूसरे स्तर तक विकसित होता गया है। अर्थात यह हम सभी समझ गए हैं कि मार्क्स द्वारा विकसित जो वाद संवाद प्रक्रिया परक भौतिकवाद था वह हीगलवादी वाद संवाद प्रक्रिया से बिल्कुल विपरीत था। यह प्रत्येक वस्तु की व्याख्या जो है पदार्थ के विरोधाभास के संदर्भ में करता है। जो भौतिकवादी वाद संवाद प्रक्रिया है यह जो है वह पदार्थ के विरोधाभास के संदर्भ में करता है। वाद संवाद प्रक्रिया परक भौतिकवाद के अनुसार परिवर्तन का नियम ही यथार्थ का नियम है। अर्थात इस नियम के अनुसार अगर देखें तो जो परिवर्तन का नियम है यही सत्य का यथार्थ अर्थात सच्चाई का या सत्य का नियम है। अर्थात यह मानते हैं मार्क्स कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। हमेशा परिवर्तन होता रहता है, चाहे वह किसी वस्तु में हो चाहे समाज में हो। अर्थात इसमें जो सजीव प्राणी हैं या निर्जीव वस्तुएं हैं इन सभी में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। यह नियम यह कहता है कि विश्व में कुछ भी शाश्वत रूप से अस्थायी नहीं होता है बल्कि प्रत्येक वस्तु हमेशा निरंतर परिवर्तन के दौर से गुजरती रहती है। मार्क्स के सहयोगी एंजल्स ने वाद संवाद प्रक्रिया परक भौतिकवाद के 3 प्रमुख नियम दिए हैं। इसके बारे में अब हम लोग समझते हैं कि आखिर में यह तीनों नियम क्या है। तो पहला नियम है विपरीत की एकता एवं संघर्ष का नियम। यह नियम वाद संवाद प्रक्रिया का केंद्रीय पक्ष माना जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह नियम जो है वह जो भौतिक जगत है इसमें विकास और जो यह हम निरंतर परिवर्तन हो रहा है इसके वास्तविक आखिर में कारण क्या है इसको ढूंढने का प्रयास करता है। यह नियम इसके बारे में बताता है कि किस प्रकार से समाज में या वस्तुओं में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अर्थात यह नियम कहता है कि प्रत्येक वस्तु में या प्रत्येक घटना में कुछ उनके अंदर ही ऐसी प्रवृत्ति होती है या शक्तियाँ होती हैं जो कि परस्पर विरोधी होती हैं। विश्व में जितनी भी वस्तुएं हैं या जो भी घटनाएं घटती हैं उनमें जो विरोधाभास पाया जाता है यह एक बहुत ही सार्वभौमिक प्रकृति का अर्थात विश्व के किसी कोने में भी यह नेचर देखने को मिलेगा। तथा यह भी माना जाता है किसी वस्तु में जो अगर अंदर में विरोधाभास दिख रहा है अर्थात कुछ ऐसे तत्व होंगे वस्तु में जो कि उस वस्तु को वैसे ही बनाए रखने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ तत्व ऐसे होंगे जो उस वस्तु के रूप को परिवर्तित करने की कोशिश करेंगे। तो यह जो दोनों तत्व हैं यह परस्पर एक दूसरे के सह अस्तित्व के साथ जुड़े होते हैं। अर्थात इनको हम अलग अलग नहीं समझ सकते हैं, ना ही इनकी कल्पना ही अलग तरीके से कर सकते हैं कि ये दोनों अलग अलग रख के और अपना अस्तित्व बनाए रहें। ऐसा नहीं है। यह
सहयोग और विरोधाभास दोनों के साथ में इनका अपना अस्तित्व पाया जाता है। लेकिन यह भी माना जाता है कि इन विपरीत शक्तियों में जो परस्पर विरोधी प्रकृति है, यह इसके कारण से अस्तित्व में हमेशा नहीं रह सकती हैं। अर्थात उनके अंदर यह विरोधाभास होता रहता है कि उनको परिवर्तन चाहिए। एक अवस्था बनाने में लगा हुआ है, दूसरा जो है वह अवस्था में परिवर्तन करना चाह रहा है। तो इस प्रकार से यह विरोधाभास देखने को मिलती है और यही विरोधाभास के कारण किसी भी वस्तु में या घटना में संघर्ष की भावना पैदा होती है या संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे अगर हम किसी प्राचीन घटना की बात करें या प्राचीन काल की बात करें और आज के नवीन युग की बात करें, तो उन दोनों में अगर जब हम तुलना करेंगे तो यह देखेंगे कि प्राचीन युग जो था उसमें कुछ तो परिवर्तन होते गए और कुछ तो जो परिवर्तन होता है वह ऐसे ही सहमति से तो होता नहीं है। परिवर्तन कभी भी संघर्ष से होता है। अर्थात एक पक्ष जो होता है वह परिवर्तन को चाहता है कि परिवर्तन हो, तभी परिवर्तन हो पाता है। तो जो पक्ष होता है कि उस स्थिति को बनाए रखना चाहता है, उससे जो परिवर्तन लाना चाहता है उसमें संघर्ष होता है। और इस कारण से करते करते एक प्राचीन युग से आज नवीन युग तक का परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। यहाँ यह बात भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो विपरीत की एकता है वह संघर्ष की एक आवश्यक दशा है, क्योंकि संघर्ष तभी घटित होता है जब किसी वस्तु या किसी घटना में विपरीत शक्तियाँ अस्तित्व में होती हैं। विपरीत का संघर्ष व विरोध ही चेतना एवं पदार्थ के विकास का मुख्य स्रोत होता है। तो हमें यह बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि जो विपरीत के संघर्ष हैं इन्हीं से विकास होता है। प्रायः इन विरोधी शक्तियों में से एक शक्ति जो होती है वो यथास्थिति को बनाए रखती है और दूसरी शक्ति जो होती है वह उस स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहती है। इस संघर्ष के कारण बहुत सारे मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन पाए जाते हैं। अब यह परिवर्तन कैसे होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन कैसे होता है, इसको भी हम लोग अच्छे से अभी आगे डिटेल में समझेंगे। विपरीत की एकता एवं संघर्ष का नियम हमें क्या बता रहा है कि किस प्रकार से किसी वस्तु में दो शक्तियाँ पाई जाती हैं। एक शक्ति जो होती है उस वस्तु को यथास्थिति बनाए रखना चाहती है, दूसरी शक्ति जो होती है उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहती है और इस प्रकार से दोनों में संघर्ष होता है और इस संघर्ष के कारण जो वस्तु है उसमें मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों परिवर्तन देखने को मिलता है। यही विपरीत की एकता एवं संघर्ष का नियम है। अब हम लोग आगे इसके निषेध का निषेध नियम समझते हैं कि वह क्या कहता है। निषेध शब्द को दर्शन शास्त्र में सबसे पहले हीगल ने प्रयोग किया था, परंतु उन्होंने इसका आदर्शवादी अर्थ के रूप में प्रयोग किया था। हीगल की मान्यता थी कि निषेध की अवधारणा जो है वह विचार तथा चिंतन के रूप में उपजती है। अर्थात उन्होंने, हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि विचारों को प्रधानता दिए थे। मार्क्स ने हीगल की आलोचना की थी तथा उन्होंने निषेध की भौतिकवादी व्याख्या दी। निषेध का अर्थ जो होता है वह किसी भी चीज़ को अस्वीकार करना या किसी भी स्थिति को इनकार करना, यह इसका एक शाब्दिक अर्थ होता है। तो इसको निषेध का नियम आखिर में क्या कहता है या निषेध का निषेध नियम क्या कहता है, इसको हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं कि जैसे पृथ्वी को अगर हम मान लें कि इसकी जो ऊपरी सतह है यह न जाने कितने करोड़ों वर्षों से या कितने वर्षों से, युगों युगों से अगर हम देखें तो किस स्थिति से यह गुजरते हुए आ रही है। प्रत्येक नया युग जो है वह पिछले युग के आधार पर ही अस्तित्व में आता है। अर्थात आज हमें जो पृथ्वी दिख रही है यह इसके कई करोड़ों वर्षों कुछ और पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा रहा होगा, लेकिन उसको यह हटाते हुए, उसको निषेध करते हुए आज पृथ्वी का यह ऊपरी हिस्सा हमें देखने को मिल रहा है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जो नया युग होता है वह पुरानी युग के ही निषेध का प्रतिनिधित्व करता है।
जैसे मान लेते हैं कि प्राणी जगत में भी प्राणियों की बहुत सारी किस्में हैं, अपने से पुरानी किस्म के आधार पर ही पैदा होती है और साथ ही उसके निषेध का भी प्रतिनिधित्व करती है। जैसे कि अभी मान लेते हैं कि जो बहुत सारी प्रजातियां हैं लुप्त होती जाती हैं, बहुत सारी नई प्रजातियां आती जा रही हैं। तो जो लुप्त हो रही हैं प्रजातियां और जो नई प्रजाति आ रही है, तो वो पुरानी प्रजातियों के निषेध के ही जो रिजल्ट है उसी के रूप में हमें दिखाई देती है। और इसी प्रकार से अगर हम समाज के इतिहास की बात करें तो जो प्राचीन सामाजिक व्यवस्था थी और उसकी तुलना में जो नई सामाजिक व्यवस्था आज हमें देखने को मिल रही है, तो वह पुरानी सामाजिक व्यवस्था का ही निषेध है। अर्थात पुरानी सामाजिक व्यवस्था को ही तो हटा के नई सामाजिक व्यवस्था स्थापित हुई है। यहाँ पर रेमंड आरो के एक कथन है, उन्होंने कहा है कि पूंजीवाद सामंतवादी समाज का निषेध है तथा समाजवाद पूंजीवाद का निषेध होगा, अर्थात समाजवाद निषेध का निषेध है। यह क्या कहना चाहते हैं, अगर इसको हम लोग समझ लिए तो निषेध का निषेध नियम क्या है यह हमें बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। रेमंड आरो का जो कथन है कि पूंजीवाद सामंतवादी समाज का निषेध है, अर्थात पूंजीवाद से पहले कौन सा समाज था, सामंतवादी समाज था। सामंतवादी समाज को समाप्त करते हुए पूंजीवाद समाज का उद्भव होता है। और यह भी है कि जो कार्ल मार्क्स की एक कल्पना थी कि इसके बाद पूंजीवाद के बाद भी एक समाज आएगा अस्तित्व में जो कि समाजवाद के नाम से कहलाएगा, तो यह साम्यवाद के नाम से कहलाएगा। तो जो समाजवाद है वह पूंजीवाद का निषेध रहेगा, अर्थात पूंजीवाद को हटाते हुए समाजवाद अस्तित्व में आएगा। तो हम लोग ये समझते हैं कि सामंतवादी समाज को निषेध किया पूंजीवाद समाज ने, और पूंजीवाद समाज को किसने निषेध किया, जो साम्यवाद या समाजवाद है। तो जो समाजवाद है वह पूंजीवाद को निषेध किया और सामंतवाद को भी निषेध किया, अर्थात निषेध के निषेध का नियम यह कहलाएगा। अर्थात यह दोनों का जो समाजवाद है वह सामंतवाद और पूंजीवाद दोनों का निषेध है। तो इस प्रकार से उम्मीद है कि आप लोगों को अब जो निषेध का निषेध नियम है यह समझ में आ गया होगा। इसको एक और भी उदाहरण से हम लोग समझते हैं कि जैसे बोन का जो परमाणु सिद्धांत है वह डाल्टन के अणु सिद्धांत का निषेध है, अर्थात डाल्टन के अणु सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए बोन का परमाणु सिद्धांत आता है। तो यह जो है बोन का परमाणु सिद्धांत यह डाल्टन के अणु सिद्धांत का निषेध है। यहाँ पर एक बात और हमें स्पष्ट रूप से समझनी पड़ेगी कि जो वाद संवाद प्रक्रिया परक निषेध है यह एक ऐसे तथ्य से उभरता है जिसमें किसी भी वस्तु की निषेधित वस्तु का कुछ भाग लुप्त हो जाता है, कुछ भाग जो होता है वह नई व्यवस्था का भाग बन जाता है, अर्थात यह परिवर्तित स्वरूप में होता है और इस नई व्यवस्था में कुछ विशुद्ध रूप से नया जुड़ जाता है। अर्थात यह हम नहीं कह सकते हैं कि किसी भी एक व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त हो गई और उसके बाद से दूसरी व्यवस्था बिल्कुल नए तरीके से आ रही है, ऐसा नहीं है। कुछ उसका भाग जो होता है जिसका भी हम निषेध कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम लोग सामंतवाद की तुलना करें तो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि सामंतवाद से जब पूंजीवाद आया तो पूंजीवाद में सामंतवादी गुण नहीं दिखाई दिए, ऐसा नहीं है। सामंतवाद का कुछ भाग विलुप्त हो गया तथा कुछ भाग जो है वह बना रहा और यह पूंजीवाद का हिस्सा बन गया। तो इस प्रकार से जो ये वाद संवाद प्रक्रिया परक निषेध है यह मानता है कि कोई भी वस्तु है इसका निषेधित कुछ भाग जो होता है वह लुप्त हो जाता है तथा कुछ भाग जो होता है वह नई व्यवस्था का हिस्सा बन जाता है। और इस प्रकार से निषेध की मार्क्सवादी व्याख्या का यह प्रमुख गुण है कि यह निरंतरता को मान्यता प्रदान करती है, जो कि विकास में नए और पुराने के मध्य एक कड़ी का कार्य करती है। अर्थात यह मानते हैं कि जो ये निषेध
के निषेध का नियम है, यह जो है वह एक पुराना जो अवस्था है और एक जो नई अवस्था है, इन दोनों के बीच में कड़ी का काम करती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो निषेध है वह कुछ भाग तो उसका लुप्त हो जाता है, लेकिन कुछ नई व्यवस्था में जुड़ जाता है, अर्थात ये दोनों व्यवस्थाओं के बीच की या मध्य की कड़ी मानी जाती है। अगर इसमें फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो इसमें एक अच्छा सा हम लोग उदाहरण लेते हैं और उससे समझते हैं। जैसे भारत में उपनिवेशवाद को उखाड़ फेंकने के बाद हमने एक नए राष्ट्र की रचना प्रारंभ की थी। हमने सोचा था कि अब ब्रिटिश शासन ख़त्म हो गया और चलो सारी पिछली बातें हम छोड़ते हैं और एक भारत को एक नए राष्ट्र के रूप में हम देखना चाहते थे और बनाया। इस प्रक्रिया में हमने राष्ट्रीय विकास को अवरोध में जो भी चीज़ें आ रही थी उन सारे तत्वों को, सारे संस्थाओं को हटाने का प्रयास किया कि जो लग रहा था कि यह ब्रिटिश शासन में थी और उस समय जो भारतीय समाज था इसमें, इसके विकास में बाधा का काम किया, उसको हम हटाने का काम कर रहे थे कि उसको हम हटा देते हैं। फिर भी यह देखेंगे हम लोग कि हमने उपनिवेशवाद द्वारा जो पीछे छोड़े गए शैक्षणिक संस्थान या जो लॉ के बहुत सारे नियम हैं या जो प्रशासनीय ढांचा है, जो हम देखेंगे डाक की सुविधा है, यातायात में जिसको जैसे हम रेल की सुविधा देखेंगे, संचार की जो आधुनिक हम इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, यह सारी चीज़ें वह ब्रिटिश शासन से ही हम लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ न कुछ रूप में लिया था या आत्मसात किया है। तो ब्रिटिश शासन तो चला गया, उपनिवेशवाद समाप्त हो गया, लेकिन उनकी बहुत सारे ऐसे जो तरीके थे उनको हम आज भी अपनी लाइफ में, अपनी जीवन शैली में अपनाकर रखे हुए हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि जो विकास की अवस्थाएं हैं इनमें एक क्रम के रूप में परिवर्तन होता है और यह प्रगतिशील होता है, अर्थात यह हमेशा आगे को बढ़ता रहता है। मार्क्स की जो विचारधारा है इसमें एक बात हम लोगों को बिल्कुल क्लियर समझ में आती है कि उन्होंने जो परिवर्तन को समझा है वह यही समझा कि जो परिवर्तन है यह निरंतर एक प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि यह विकास की सिर्फ एक अवस्था है कि हाँ इस स्टेज तक परिवर्तन होगा और वहाँ पे उसकी अंतिम स्थिति होगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो विकास होता है वह कभी रुकता नहीं है। कोई भी नई अवस्था जो होती है वह सदैव नई नहीं रहती है, उसकी जगह पे फिर से कोई एक नई अवस्था आ जाती है। विकास की प्रक्रिया में और अधिक नई और प्रगतिशील अवस्थाएं जो होती हैं वो नई नई दशाओं के साथ बनने लगती हैं और जब नई दशाएं और भी परिपक्व हो जाती हैं तो फिर से एक निषेध घटित होता है और इसी को निषेध का निषेध कहते हैं। लेकिन यह बिल्कुल स्पष्ट होता है कि जो बाद का निषेध है वह पहले वाले निषेध से अधिक विकसित रूप में दिखाई देगा। अब यहाँ पर हम लोग तीसरी जो इनके नियम हैं, मात्रात्मक से गुणात्मक परिवर्तनों में परिवर्तन का नियम, इसको समझ लेते हैं। हम लोगों ने यह देखा था कि किस प्रकार से विपरीत की एकता एवं संघर्ष का नियम जब हम समझ रहे थे तो हम लोग यह समझे थे कि किसी भी वस्तु में या किसी भी समाज में दो शक्तियां पाई जाती हैं। एक यथावत स्थिति को बनाए रखना चाहती है, एक परिवर्तन लाना चाहती है, और इन दोनों में जब संघर्ष होता है तो एक क्रांति की स्थिति उत्पन्न होती है और फिर जाके एक नई स्थिति का शुभारंभ होता है, जिसके कारण से जो पहले वाली स्थिति है उसमें मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन पाया जाता है। तो यह जो नियम है मात्रात्मक से गुणात्मक परिवर्तनों में परिवर्तन का नियम, यह उसी की व्याख्या करता है। हम सभी जानते हैं कि प्रकृति में जो प्रत्येक वस्तु है वह हमेशा गतिशील है एवं परिवर्तन की स्थिति में है। किसी भी एक नियत समय पर कुछ वस्तुएं अस्तित्व में आ रही हैं, कुछ वस्तुएं विकसित हो रही हैं तथा कुछ वस्तुएं जो हैं वह क्षरित हो रही हैं और बाद में उनका अस्तित्व भी समाप्त हो जा रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक वस्तु जो है वह निरंतर परिवर्तनशील है। अब परिवर्तन की प्रकृति के बारे में यह प्रश्न तो अवश्य उठता है कि आखिर में यह परिवर्तन किस प्रकार का परिवर्तन है।
तो जो यह प्रश्न है उसी का उत्तर यह नियम देता है कि मात्रात्मक से गुणात्मक परिवर्तनों में परिवर्तन किस प्रकार से होता है। इस नियम के अनुसार परिवर्तन की प्रक्रिया सरल अथवा क्रमिक नहीं होती है, अपितु यह अनेक मात्रात्मक परिवर्तनों का परिणाम होती है, जो कि अंततः अर्थात सबसे अपने लास्ट स्टेज में जाकर परिपक्व दशाओं की उपलब्धि होने पर किसी भी निश्चित समय पर अमूर्त गुणात्मक परिवर्तनों से गुजरती है। इसको समझने से पहले हम लोग पहले यह समझ लेते हैं कि आखिर में गुणात्मक परिवर्तन क्या होता है। तो इसमें हमें दो स्वरूप देखने को मिलता है। जैसे इसमें पहला स्वरूप है कि कोई वस्तु जिसका अस्तित्व नहीं था लेकिन अब वह अस्तित्व में आ गया है, अर्थात पहले जो चीज़ें नहीं थी वह हमें आज दिखाई दे रही हैं। दूसरा कंडीशन यह होता है कि कोई वस्तु है जो पहले अस्तित्व में थी लेकिन अब उसका अस्तित्व समाप्त हो गया है। तो कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो पहले थी और वो आज नहीं है, और कुछ चीज़ें ऐसी जो पहले नहीं थी लेकिन आज हैं। इन दोनों रूपों को अगर हम देखेंगे तो ये गुणात्मक परिवर्तन को परिभाषित करता है। यहीं पर अगर मात्रात्मक परिवर्तन की बात करें तो यह हम सभी जानते हैं कि मात्रात्मक परिवर्तन का अर्थ ही होता है कि उसकी मात्रा में परिवर्तन हो, अर्थात अगर कोई भी वस्तु है उसकी मात्रा या उसके आकार में परिवर्तन होता है तो उसे हम मात्रात्मक परिवर्तन कहेंगे। जैसे कि कोई चीज़ छोटी है, कोई बड़ी है, कोई कम है, कोई ज़्यादा है, यह उसकी मात्रा को ही बता रहा है। कोई तेज है, कोई धीमा है, तो यह उसके चाल को बता रहा है, वो भी उसकी मात्रा को ही बता रहा है कि कोई तेज़, अगर कोई दौड़ रहा है तो कोई तेज़ दौड़ रहा है, कोई धीमे दौड़ रहा है, अर्थात हम उसकी गणना कर सकते हैं, वह मात्रा के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। अब चलिए हम लोग इस बात को समझ लेते हैं कि मात्रात्मक से गुणात्मक परिवर्तन किस प्रकार से होता है। इग्नू की ही किताब में एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है, हम लोग उसी को समझेंगे कि आखिर में यह उदाहरण क्या बता रहा है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए 1 शताब्दी से अधिक समय तक चलता रहा। यह हम सभी जानते हैं कि लगभग 100 सालों तक आंदोलन यह चलता रहा। इसमें निरंतर मात्रात्मक परिवर्तन आते रहे और जब वह अपनी सीमा पर पहुंच गया, जैसे कि 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को महापरिवर्तन घटित हुआ और भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। उपनिवेशवाद से मुक्ति, अर्थात जो भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में दिख रहा था, वह एक गुणात्मक परिवर्तन था। इसी प्रकार से व्यक्ति में आयु बढ़ने की जो प्रक्रिया है वह एक भी क्षण नहीं रुकती है। प्रत्येक क्षण में व्यक्ति की उम्र बढ़ता रहता है। लोग निरंतर मात्रात्मक परिवर्तनों से गुजरते हैं और जब वे प्रकृति द्वारा निर्धारित सीमा पर पहुंच जाते हैं तो उनमें गुणात्मक परिवर्तन आता है, अर्थात मृत्यु हो जाती है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मात्रात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन समझ में बहुत ही अच्छे से आ गया होगा। इसको एक हम लोग और उदाहरण से समझेंगे। जैसे कि कोई शिशु है और उसका जन्म होता है। गर्भधारण के दिन से ही पूरी गर्भकाल में गर्भस्थ शिशु में मात्रात्मक परिवर्तन होता रहता है। जैसे कि जब वह अपने माँ के गर्भ में बच्चा आया और तभी से उसमें मात्रात्मक परिवर्तन होने लगता है। जैसे कि पहले ब्लड सेल्स होते हैं, फिर धीरे धीरे वह ब्लड सेल्स फॉर्म होते हैं, फिर धीरे धीरे उनमें बोन आता है, फिर और भी बॉडी पार्ट्स बनते हैं। इस प्रकार से वह धीरे धीरे उनमें मात्रात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है। और यह मात्रात्मक परिवर्तन जब अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, अर्थात वह समय जबकि जिस दिन शिशु का इस बाहरी दुनिया में आगमन होता है, तो यह गुणात्मक परिवर्तन कहलाता है। तो इस प्रकार से आप लोग अब समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से मात्रात्मक परिवर्तनों के कारण ही गुणात्मक परिवर्तन होता है। तो हम सभी ये जानते हैं कि कार्ल मार्क्स ने वाद संवाद प्रक्रिया की भौतिकवादी व्याख्या की थी, जबकि वहीं पर हीगल ने विचारवादी व्याख्या की थी। तो जो कार्ल मार्क्स यह व्याख्या करते हैं, भौतिकवादी व्याख्या करते हैं वाद संवाद प्रक्रिया की, उन्होंने इस बात को माना था कि किस प्रकार से जो एशियाटिक
जो समाज है वह जो वाद विवाद का अर्थात जो एक समाज में स्थिरता बनाए रखना चाहता है एक पक्ष और दूसरा पक्ष जो है वह प्रतिद्वंदी के रूप में उस व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहता है और इस प्रकार से दोनों में संघर्ष होता है। और जब यह संघर्ष अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तो फिर यह प्राचीन समाज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार से प्राचीन समाज में दो व्यवस्थाएं हमें देखने को मिलती हैं। एक प्राचीन समाज को बनाए रखना चाहती हैं और दूसरी व्यवस्था जो है वह उसमें परिवर्तन लाना चाहती है। फिर इन दोनों व्यवस्थाओं में जब संघर्ष होता है और फिर क्रांति की तरह अवस्था आती है तो फिर यह सामंतवादी व्यवस्था का रूप ले लेता है। और ऐसे ही सामंतवादी व्यवस्था में भी यही प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है। जो संघर्ष है वह फिर से परिवर्तन को लाता है और यह एक पूंजीवादी प्रणाली के रूप में हमें दिखाई देता है। तो कार्ल मार्क्स ने जो कि इनके वाद संवाद प्रक्रिया की भौतिकवादी व्याख्या की है, अर्थात इन्होंने कहा है कि जो एक समाज से दूसरे समाज में हमें यह परिवर्तन देखने को मिला यह विचारों के अनुसार नहीं बल्कि यह भौतिक दशाओं पर आधारित था, अर्थात अर्थव्यवस्था पर आधारित था। यहाँ पर एक और भी छोटा सा टॉपिक है, समाजवाद तथा साम्यवाद में अंतर। हम लोग जब भी ये पढ़ते हैं तो हम लोग समाजवाद और साम्यवाद को एक ही मानते हैं, लेकिन इनमें कुछ बहुत ही बेसिक डिफरेंस है, उसको हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर में यह अंतर क्या है। क्योंकि कहीं पर हम समाजवाद को साम्यवाद मान लेते हैं, साम्यवाद को समाजवाद मान लेते हैं, लेकिन इन दोनों जो कॉन्सेप्ट हैं समाजवाद और जो साम्यवाद है इसमें बहुत ही एक पतली सी लाइन है जो कि इन दोनों को अलग करती है। तो जो समाजवाद होता है इसमें उत्पादन के भौतिक साधनों तथा वितरण पर राज्य के स्वामित्व तथा संचालन के सिद्धांत पर बल देता है। जो समाजवाद होता है यह उत्पादन के भौतिक साधनों तथा वितरण पर राज्य के स्वामित्व तथा संचालन के सिद्धांत पर बल देता है। अर्थात समाजवाद इस बात को स्वीकारता है कि जो भी भौतिक साधन है वह राज्य के स्वामित्व में रहे और राज्य जो है वह सभी को इक्वली एक जैसा सबको समान अधिकार दे, सबको इक्वली ट्रीट करे। लेकिन जो साम्यवाद है वह जो आर्थिक सेवाएं या उत्पादन के भौतिक साधन हैं इनको जन स्वामित्व के सिद्धांत पर मानता है। यह मानता है, साम्यवाद जो मानता है कि नहीं इसमें कोई रहेगा ही नहीं, कोई जो ये भौतिक के साधन हैं इन पर किसी का स्वामित्व नहीं रहेगा, अर्थात हर कोई हर किसी वस्तु पे समान अधिकार महसूस करेगा, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक वस्तु पे समान अधिकार होगा। तो ये साम्यवाद की स्थिति होती है। लेकिन जो समाजवाद होता है वह यह कहता है कि किसी भी समाज में ठीक है जो भी भौतिक साधन हैं वो या जो भी वस्तुएं हैं उनको हम किसी का शोषण नहीं करेंगे, लेकिन उन वस्तुओं पर राज्य का स्वामित्व होगा और इस प्रकार से राज्य सबको एक समान तरीके से उसका वितरण करेगा। तो ये समाजवाद और साम्यवाद में कुछ मुख्य अंतर थे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समाजवाद तथा साम्यवाद में अंतर समझ में आ गया होगा और जो वाद संवाद प्रक्रिया का नियम था यह भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हम लोग कार्ल मार्क्स के लगभग सारे विचारों को समाप्त कर चुके हैं। कार्ल मार्क्स की बुक है, इसमें जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं कार्ल मार्क्स पे आधारित उन प्रश्नों की एक मैं पूरी श्रृंखला ला दूंगी और इसमें मैं आप लोगों से पहले ही बता चुकी हूँ कि पहले आप लोग इस प्रश्न को पहले देख के, मैं उनके उत्तर नहीं बताऊंगी, पहले आप लोग देख के और उसको आप लोग अपने तरीके से उसको सॉल्व करिएगा और बाद में हालांकि उसी लेक्चर में लास्ट में मैं उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगी कि आखिर में किसी प्रश्न का अगर उत्तर यह है तो क्यों है। तो उम्मीद है कि आप लोग को यह सारे कॉन्सेप्ट कार्ल मार्क्स से संबंधित समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो आप लोग हमसे क्वेरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और बस आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।